नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बहुत सारे लोगों को नोटिस आ रही है, लीगल नोटिस बैंकों की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से कि आपने अपना लोन नहीं चुकाया है, आपको इंडियन पिनल कोड की धारा 405, 406, 418, 420 के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट कर दूंगा कि लीगल नोटिस क्या होती है, ये कब भेजी जाती है, कैसे इसकी ऑथेंटिकेशन आप जांच करें और कैसे आप इसको इंटरप्रेट करें। तो लीगल नोटिस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक सिंपल एक नोटिस है। जैसा बैंक आपको नोटिस भेजती है अपने लेटर हेड पे कि फलाना फलाना बोरोवर आपने इतने दिन से ईएमआई नहीं पे किया है, आपका इतना ईएमआई बनता है, आप इतना पे कर दीजिए, वो भी एक नोटिस है। लीगल नोटिस क्या है, एक एडवोकेट के थ्रू उन्होंने जब एक नोटिस भेजी है लीगल वर्ड के थ्रू, उसमें थोड़ी सी जो वर्ड होंगे वो लॉ के वर्ड होंगे, वो जब इस तरीके की नोटिस आएगी तो इसको लीगल नोटिस बोलेंगे। दोनों के इम्प्लीकेशन सेम ही होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको इन्फॉर्म करना कि आपने ईएमआई नहीं भरा है या आपने ये इरेगुलरिटी करी है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए या अपनी ईएमआई पे कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ ये एक्शन होगा। तो चाहे वो लीगल नोटिस हो या बैंक नोटिस हो, दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि लीगल नोटिस कोई कोर्ट से नोटिस नहीं। कोर्ट से नोटिस में आपको जज का सिग्नेचर एंड नेम होगा, लीगल नोटिस में आपको लॉयर के सिग्नेचर एंड नेम होंगे, प्लस जिस बैंक से आ रहा है, जिस एनबीएफसी से आ रहा है या जिस पर्सन से आ रहा है उस पर्सन का नाम होगा, प्लस उसमें पूरी डिटेल आपकी लिखी होगी कि आपने ये काम करा है, इतने इतने आपकी ओवरड्यू है, ये पैसे आपको देने हैं, और उसमें टाइम दिया जाएगा कि 60 दिन के अंदर पे कीजिए। उसके लीगल इम्प्लीकेशन लिखे हुए होंगे। तो दोस्तों, लीगल नोटिस से घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपको लीगल नोटिस आया है तो उसको कंप्लाई करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे एक नोटिस आती है कि आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपनी ओवरड्यू एडजस्ट करें, नहीं तो आपका अकाउंट एनपीओ हो जाएगा, फिर हम आपके खिलाफ अंडर आईपीसी 405, 406, 418 और 420 में हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो हमें एटलीस्ट बैंक में पहुंच के अपनी बात रखना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए मेरे पास पैसे नहीं है या जो भी है। राइटिंग में आप भी रिप्लाई दीजिए। अगर आपने ओवरड्यू एडजस्ट करनी है तो आप ओवरड्यू के पैसे दे दीजिए, अगर पैसे नहीं है तो आप राइटिंग में उनको रिप्लाई कीजिए। इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है कि लीगल नोटिस आ गया तो क्या आपको जेल हो जाएगी? नहीं, आपको जेल नहीं होगी। ये बिल्कुल अलग चीजें हैं। लीगल नोटिस हम भी आपको दे सकते हैं। मुझे किसी मैटर पे लगता है कि मुझे अच्छे से ड्राफ्ट करवा के लॉ के वर्डिंग में कहीं कुछ लैकुना ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए कोई बातें, मैं एक लॉयर से पूरा ड्राफ्ट करवा के एक नोटिस आपको भेज दिया, ये लीगल नोटिस हो गई। इससे आपको जेल नहीं हो जाती। जेल तब होती है जब आपके ऑफेंस प्रूव हो जाएंगे। हालांकि एक जजमेंट ने यह बोला है कि मियर इनएबिलिटी टू पे ईएमआई और लोन डज नॉट अमाउंट टू अ क्रिमिनल ऑफेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सिर्फ ईएमआई नहीं पे करी है या फिर आपने लोन नहीं भरा है तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोलेंगे, इसको सिविल ऑफेंस बोलेंगे। तो अगर क्रिमिनल ऑफेंस बोलेंगे ही नहीं तो आईपीसी की ये धाराएं क्यों? क्योंकि कोर्ट ने यह भी बोला कि अनलेस देयर इज अ फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन या फ्रॉडलेंट इंटेंशन, मतलब अगर आपका इंटेंशन सही था, इंटेंशन कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन नहीं किया है, तो आपके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती, वो सिविल प्रोसीडिंग चलती है। जब एफआईआर होती है तो वो क्रिमिनल केस होती है। तो अब आप बोलोगे कि नीरव मोदी के खिलाफ में या विजय माल्या के खिलाफ में एफआईआर कैसे फाइल हुई? तो उन्होंने कुछ क्रिमिनल ऑफेंस किए, वो ऑफेंस थे फ्रॉड के या धोखाधड़ी के। तो अब दोस्तों, जब ऐसी बात है तो बैंक आपको क्यों भेजती है कि आपको इसी सेक्शन में हम एफआईआर कर देंगे? दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं ये सारे आईपीसी के सेक्शन क्या हैं। जैसे 405 एंड 406 इज रिलेटेड टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्या हुआ कि हमने किसी का भरोसा तोड़ा तो उस पे हमको 405 या 406 लगेगा। अब भरोसा तोड़ा या प्यार मोहब्बत वाले भरोसा नहीं, पैसे से रिलेटेड भरोसा। मतलब हमने आपको एक पैसा दिया उधार कि आप उसे मुझे वापस कर देंगे, तो ये क्या हो गया? ये हमने आप पे एक भरोसा जताया, आपने उसे तोड़ा, उसे वापस नहीं किया, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। उसके बाद 418 क्या है? आईपीसी की धारा 418
डील करती है चीटिंग विथ नॉलेज, मतलब हमने चीट किया, उसकी नॉलेज थी मुझे, मतलब एक तरीके से धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी में 418 भी लगेगा। अब धोखाधड़ी किसको बोलते हैं, अब मैं ये आगे बताऊंगा। 420 जो है आईपीसी की धारा, वो आपको पता है 420 ही तो सब फेमस है कि धोखाधड़ी या फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए आपको 420 लगता है। तो बैंक ये क्यों बोलती है कि ये सारी धाराएं हम आप पे लगा देंगे। दोस्तों बैंकिंग एक्ट में या फिर वैसे भी जो फ्रॉड का डेफिनेशन है ना, वो बहुत ही बड़ा है। मैं समझाता हूं, आपने लोन लिया बिजनेस करने के लिए, उससे आप अपना क्रेडिट कार्ड का पर्सनल बिल पे कर दिया, डायवर्जन ऑफ फंड, या इसको आप बोलिए मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। आपने पैसे लिए कि मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए। आपने पैसे लिए कि मैं स्पेकुलेटिव शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाऊंगा, अपने पर्सनल लोन लेके शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए। आपने लोन लिया कि मैं एक पर्टिकुलर काम करूंगा, से मान लीजिए कि मैं बिल्डिंग बना के बेचूंगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने रिटेलिंग की दुकान खोल ली, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। एक किराना दुकान को लोन दिया उसको सामान खरीदने के लिए, उससे उन्होंने कंप्यूटर खरीद ली, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, डायवर्जन ऑफ फंड इसी को बोलते हैं। तो ये सारी जो चीजें किसी भी अगर फाइल में दिखती है तो वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी हो जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो थोड़ा बहुत ये काम नहीं करता है। अगर आपकी सीसीओडी चल रही है तो कभी ना कभी आप किसी सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, डायवर्जन ऑफ फंड। ऐसा हर एक बिजनेसमैन थोड़ा बहुत करते ही रहता है। तो बैंकों के लिए ये प्रूव करना कि आपने मिस अप्रोप्रिएट किया है अपनी मनी को, मतलब आपने गलत यूज किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि बैंक ऐसा बहुत ही हार्ड केस में करती है, बहुत ही जब वो परेशान हो जाती है तभी ऐसा करती है। तो दोस्तों इसलिए अगर बैंक ये लिख के देती है कि मैं इसी सेक्शन में आपके खिलाफ एफआईआर करूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इग्नोरेंस में लें। आप ठीक है, बैंक जनरली ऐसा नहीं करेगी, बट आप उसको इग्नोरेंस में नहीं लीजिए, आप उसका रिप्लाई बना के भेजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे ही दीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स कोविड के बाद भी बहुत सारे लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है और बहुत सारे बिजनेस अभी फिर से ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, तो आप पैसे कहां से दोगे, बट रिप्लाई जरूर दो। और अगर आपने कोई फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट पे अगर लोन सैंक्शन कराए तब तो खैर कोई बात ही नहीं कहने का, तब तो आप जानबूझ के फंसने जा रहे हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं भी किया है तो भी बैंकों के पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं। तो दोस्तों फ्रॉड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपने फ्रॉड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने लोन ले लिए, या फिर फ्रॉड का मतलब यही नहीं होता कि आपने ट्रांजैक्शन फ्रॉड कर दिए, आपने डायवर्जन ऑफ फंड किया, वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉड की श्रेणी में गिना जाएगा। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जेल होगी या फिर आपको कुछ इसमें एडवर्स एक्शन लिया जाएगा, बट चाहे वो बैंक से नोटिस आए, एनबीएफसी से नोटिस आए, या कोई लीगल नोटिस आए या सिंपल नोटिस आए, आप उसका कंप्लायंस जरूर भेजिए, उसको रिप्लाई जरूर भेजिए। दोस्तों आई होप कि लीगल नोटिस से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी खत्म हो गई होगी। लास्ट में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि लीगल नोटिस का ये मतलब नहीं कि आप जेल जा रहे हैं। लीगल नोटिस का मतलब है कि आप उसमें जो लिखा हुआ है उसको कंप्लाई कर लीजिए या रिप्लाई दे दीजिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।